नमस्कार। आज हम तीन यार मिले हैं। मैं अरुण, मेरे बगल में बैठे हैं यादवेंद्र, और यूएसए में बैठे हुए हैं प्रोफेसर प्रमोद मिश्रा। तो हम तीनों ने ये बातचीत की थी। ये हमने सोचा था कि तीनों मिलकर कुछ अपनी स्मृतियों के बारे में बात करेंगे। और जो हमारी स्मृतियां हैं जहाँ जहाँ से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो इंडिया से हो, बिहार से हो, नेपाल से हो, और प्रमोद जी की स्मृतियां तो यूएसए से भी है। तो हम तीनों मिलकर बात करेंगे, और उससे स्मृतियों से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसमें समाज, परिवार, देश विदेश जो भी चीजें आएंगी और उनकी बातें भी करेंगे। तो मैं अब इसके लिए यादवेंद्र जी को कहूंगा कि वो थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं। अरुण जी और प्रमोद जी को नमस्ते और सभी सुनने वालों का अभिवादन। बचपन में मेरा नाम बिहारी है घर का। बिहार में जन्म हुआ, आरा मेरी ननिहाल है। लेकिन मैं बनारस, तकनीकी रूप से बनारस का हूँ। मेरे पिताजी बनारस के थे। तो बनारस में हमने बचपन से ये सुना कि जहां तीन लोग इकट्ठे हुए तो कहते थे तीन टिकट महाविकट। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तीन लोग, जहां हम लोग कभी निकल रहे हैं घर से और तीन लोग एक साथ निकल रहे हैं तो कहा यह जाता था कि दो लोग एक साथ निकलो, एक बाद में निकलेगा। तो तीन लोग हम इकट्ठे हुए हैं, तीन तीन टिकट। हम्म। अब देखें किस तरह का विकट होता है और इसमें भी आनंद लेंगे हम। हाँ 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 हाँ। अभी जैसे मैंने कहा कि बनारस में गया था, कल लौटा हूं। और मैं करीब 40 सालों बाद मैं सारनाथ गया। सारनाथ बचपन में मेरी स्मृति में, हमारा घर बनारस में बीएचयू के पास नगवा एक जगह है, वहां है। और बचपन में हम जब सारनाथ जाते थे तो रिक्शे से या तांगे से जाते थे या साइकिलों से जाते थे। परिवार के लोग जब साथ हैं तो हम तांगे से जाते थे। अकेले यदि सबके पास साइकिलें हैं तो साइकिल से जाते थे। और जैसे ही बनारस शहर का वरुणा नदी पार करने के पार पूरे बगीचों का इलाका शुरू होता था और बगीचों से होते हुए हम सारनाथ तक जाते थे। इस बार मैं जिस टैक्सी से गया, मैं उससे बार बार पूछता था कि ये बगीचे कहाँ गए। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं वहां, इतने अपार्टमेंट्स बन गए हैं। और जब हम सारनाथ पहुंचे तो मैंने ड्राइवर से पूछा, दामोदर नाम था उसका। मैंने पूछा, दामोदर, ये यहाँ एक बहुत बड़ा, हमारे बचपन में बाग हुआ करता था, जो अवशेष हैं इनके आसपास और मंदिर थे, और उसमें हिरण होते थे। तो उसने कहा, सर मैं तो 30 साल का हूं, मैंने तो कभी हिरण देखा नहीं। फिर मैं बार बार उस हिरण की स्मृति में जाता था और तांगे से आना और वहां जाना। वहां एक पहाड़ी छोटी सी टीले पर एक मंदिर था शंकर जी का, जो रेलवे स्टेशन से भी दिखाई देता था। और उसके पास जो तालाब था उसमें खूब सिंघाड़े होते थे। मैं उससे पूछ रहा था कि वो तालाब कहाँ है, सिंघाड़ा मुझे लेना है। तो ये सब बात करते करते जब मैं हिरण की बात कर रहा था तो अंत में चलते हुए उसने कहा, साहब आप तो सोने के हिरण की बात कर रहे हैं, वो जैसे लुप्त हो गया वो राम जी के साथ, वैसे ही आपका सोने का हिरण भी लुप्त हो गया। तो ये घटना इसलिए मैंने सुनाई कि अभी परसों की घटना है। और स्मृतियां उसी सोने के हिरण की तरह होती हैं जिनके पीछे पीछे हम चलते हैं। तो अभी मुझे ये लगा कि आप लोगों के पास इतनी स्मृतियां हैं, क्योंकि मैं मौखिक रूप में मिलने पर आप लोगों से सुन चुका हूं, तो मुझे लगा क्यों ना उन स्मृतियों को साझा किया जाए। और प्रमोद जी अमेरिका में रहते हुए बार बार यहाँ आते हैं। अरुण जी के साथ ये है कि मुकामा में जन्मे और अपना लगभग सारा प्रोफेशनल जीवन बाहर इन्होंने बिताया। तो उन स्मृतियों में हम गोता लगाएं और उनसे कुछ ना कुछ मोती निकालेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि प्रमोद जी कुछ बताएं। अभी हाल में आए थे यूएस से नेपाल और इंडिया की यात्रा में, और हम लोग साथ भी गए थे, और मोकामा खास कर गए थे। मोकामा के बारे में थोड़ी सी बता दूं बात, कि मोकामा बिहार में एक छोटा सा कस्बा है, और मेरा वहाँ जन्म हुआ है, मैंने मेरी पढ़ाई वहाँ हुई।
और मेरी तो कई स्मृतियां हैं। मैं बचपन वहीं मेरा गुजरा, स्कूल की पढ़ाई हुई, और लेकिन उसके बाद पटना आया, और फिर बाहर बहुत जगह नौकरी वगैरह की, फिर लौट कर अभी पटना आया हूँ। तो कई स्मृतियां हैं मेरी, और बाहर रहते हुए मुझे कई बार याद आता था, तो उसके लिए मैंने कुछ कुछ काम भी किया। लेकिन मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, आगे बात होगी हमारी। अभी हाल में प्रमोद जी आए थे यूएस से, नेपाल, और नेपाल से दिल्ली और पटना होते हुए, और और फिर आप लोग साथ गए थे शायद। हाँ, हम हाँ। दोनों मोकामा गए थे। और वो काफी रोचक एक यात्रा थी, और उनके निजी जीवन से काफी जुड़ा हुआ भी है। और निश्चित रूप से स्मृतियों का तो पार्ट है ही, स्मृतियों का हिस्सा है, हम्म। उनकी स्मृतियों का, और फिर हम साझा स्मृतियों का। तो प्रमोद जी भी अपने बारे में कुछ बताएंगे इस बारे में। तो मैं मोकामा से मेरी स्मृति बहुत नजदीक की तरह से जुड़ी हुई है। और मैं जो जो सब्बैटिकल में था, तो सब्बैटिकल में मैंने सोचा कि सब्बैटिकल 7 साल में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को दिया जाता है, प्रोफेसर लोगों को एक सेमेस्टर जहाँ भी जा करके अपना प्रोजेक्ट कर सकें। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में रखा कि मैं जो मेरा जो बाल्यकाल और किशोरावस्था की घटनाएं थी, उनके बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा प्रमोद जी, थोड़ी सी अपनी बात ये भी बता दें कि अभी आप कहाँ हैं, और फिर थोड़ा सा अपनी यात्रा तो बेहतर। हाँ जी। अभी अभी तो इसीलिए यहाँ मैं शिकागो, जो शिकागो क्षेत्र है उसी के सबर्ब में मेरा विश्वविद्यालय है। लुइस यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। तो वहीं मैं प्राध्यापन करता हूँ। करीब करीब अभी प्राध्यापन तो करीब 20-22 साल हो गए यहाँ किए हुए, लेकिन इस विश्वविद्यालय में गत 12 साल से कर रहा हूँ। तो इसी में सबैटिकल में मैं गया हुआ था। इसके पहले भी 2007 साल में हमने यहाँ से 22-23 विद्यार्थियों को 10 सप्ताह तक भारत में विभिन्न जगहों पर लेके, दिल्ली से बनारस, खजुराहो, जयपुर, आगरा, गया, राजगीर होते हुए कलकत्ता, सुंदरबन, सिक्किम, दार्जिलिंग वगैरह होते हुए चेन्नई वगैरह घुमाए थे, लेके पढ़ाए थे वहाँ। ग्राफिकल प्रोजेक्ट, जीवनी का प्रोजेक्ट, उसको लिखने के लिए, उसके लिए तैयार करने के लिए गया था मैं। तो उसी संदर्भ में मैंने सोचा, मैं तो अरुण जी ने अपनी स्मृतियां वहाँ की लिखी हुई हैं, अपनी माँ की स्मृतियां और मोकामा के बारे में। तो मुझे लगा कि भाई मोकामा तो हम लोग तो एक ही क्लास में पढ़े ही नहीं, और एक साथ 1-2 साल नेपाल में काम सिर्फ नहीं किए, हम लोगों की बचपन की स्मृतियां भी जुड़ी है मोकामा से। तो अरुण जी को मैंने प्रस्ताव किया कि मोकामा मुझे जाना है, और मोकामा स्कूल में जाना है। तो वहाँ मोकामा में क्या हुआ था कि मोकामा में जब मैं 2.5-3 साल का था, 2.5 साल का था, तो उस समय पारिवारिक उन परिस्थितियों को विस्तृत रूप से क्या कुछ ऐसी बनी कि मुझे वहाँ रहना पड़ा, और मेरी माँ को वहां से हटना पड़ा। और मेरे पिताजी पारिवारिक पेशे के रूप से वो पंडा थे, गुरु थे, कनफुक्का गुरु बोलते हैं। तो वो चेला चाटी वगैरह में जाते थे। तो वो चेला चाटी में चले गए, आसाम, बंगाल गए हुए थे। तो उस बीच में वहाँ जो मोकामा घाट में जो स्कूल है, उस स्कूल में हमारे परिवार के, हमारे पिताजी के छोटे भाई वहाँ शिक्षक थे। वो परिवार में पहले व्यक्ति थे जो साइंस, कलकत्ते में जाके साइंस पढ़े हुए थे। उनको म्यूजिक, संगीत आता था, तबला बजाते थे। और वहाँ वो एनसीसी क्या बोलते हैं, नेशनल एनसीसी, कैडेट कोर। एज ए नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी। हाँ हाँ, वो भी चलाते थे। तो उस समय उन्हीं के परिवार में अरुण जी ने देखा, उसके बगल में एक घर था, उसमें रहते थे। तो उसी जगह मुझे रखा गया, अकेले उनके परिवार के साथ। तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं वहाँ एक तरह से अवांछित बालक बना हुआ था, पारिवारिक कारणों से। तो उन्होंने क्या किया कि इनको मुझे वहां से हटाने के लिए, मैं तो अब वहाँ बच्चा था, खाना पीना देना पड़ता था, बच्चे का नखरा होता है बच्चे का। परिवार के लोग मिल करके 2 बार उन्होंने और किया। मोकामा घाट से सिमरिया मेला लगता है,
तो 2-3 बार हुआ। एक बार तो हुआ कि उन्होंने में ले जाया गंगा घाट में। घाट इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी मेरी स्मृतियों में गंगा के मोकामा घाट में एक बच्चे को जो जो मरा हुआ लाश है वो बगल में आया था, वो अभी भी मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है कि कोई मुझे अपनी पीठ पर लेके गंगा में घुसना चाह रहा है और मैं रो रहा हूँ। तो वो उनका पहला प्लान था कि उस गंगे में ले जाके डुबो दें, लेकिन परिवार के जो वहाँ महिलाएं थी उन लोगों ने कहा कि भाई इसको बच्चे को डुबो दोगे तो तुम्हारा भी लड़का हुआ है बहुत लड़कियों के बाद, तो कहीं तुम्हारे लड़कों जो लड़का जो हुआ इस लड़के के जन्मने के बाद तो कहीं तुम्हारे लड़के पर भी वो नहीं आ जाए अगर तुम इस लड़के को कुछ करते हो तो वो तो उन्होंने नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कोशिश सोचा कि मेला वगैरह में ले जाकर छोड़ दे, तो उन्होंने सिमरिया मेला लगता है उस मेले में ले जाके छोड़ने की कोशिश, वो भी नहीं काम बना। बच्चे को कैसे छोड़े, रोएगा तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत भद्र व्यक्ति थे, स्कूल के शिक्षक थे, समाज में नाम था उनका। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सिमरिया का जो पुल है वो बना ही था उस समय, तो उस पुल पर लाने के समय दो लोग व्यक्ति थे, तो एक दूसरे को कहते तुम इसको फेंक दो, और दूसरा कहता है कि नहीं नहीं हम नहीं फेंकेंगे आप तो इसी तरह से दोनों एक दूसरे को ये जिम्मे, क्योंकि वो तो भद्र लोग थे, कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, तो वो एक दूसरे को एक उकसाते रहे कि तुम करो तुम करो आप करो आप कीजिए तुम करो आप कीजिए तुम करो। ऐसे में ट्रेन जो है वो पुल पार कर गई, तो वो भी नहीं बना। इसके बाद घर आए तो उसके कुछ दिन बाद इन्होंने उन्होंने क्या किया कि रात को, अब लंबी बात है तो उसमें छोटकरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि रात को उन्होंने 9 बजे रात को, उस जमाने में तूफान मेल एक ट्रेन कलकत्ते से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता दौड़ती, तूफान मेल बहुत नाम था, बहुत तो तेज उन्होंने गति से तूफान मेल चलती में थी। हाँ बहुत तेज गति से जी चलती थी, तो जी। उसी ट्रेन में उन्होंने रात को 9 बजे उन्होंने मुझे ट्रेन में, और जो उनका जो एक एकम्प्लिश था, जो सहयोगी था, वो उनके साथ दोनों मिलके मुझे उस ट्रेन में ले जाके उन्होंने डाला। रास्ते वक्त वो लड़का जो था उनका सहयोगी, कागज में ये लिख दिया उसने कि इस बच्चे का कोई नहीं है, जो मिलेगा जिसको ये बच्चा मिलेगा, अच्छे परिवार से आता है ये बच्चा, जिसको ये बच्चा मिलेगा वही उसी का होगा ये। तो ट्रेन में डाल करके ऊपर वाले बर्थ में मुझे सुला करके ये लोग वापस घर आ गए, और मैं वहां से सोए हुए रवाना हुआ। तो यही मेरी मुकामा से जुड़ी हुई स्मृति मेरी यही है। तो वहां इसलिए इस से बार आप मुझे जानना था कि वहाँ, किस तरफ गए? वो तो लंबी कहानी है वहां से, फिर अब तो ये तो पूरा घंटा उसी में हाँ लग नहीं, जाएगा। कलकत्ते की तरफ गए या दिल्ली की तरफ गए? कलकत्ते की तरफ। अच्छा। तो कलकत्ते की तरफ 9 बजे के बाद जाने पर मेरी नींद नहीं खुली। जमुई में जब मेरी नींद खुली तो वहाँ जो डब्बे में जो लोग थे वो कहे कि ये बच्चा किसका है, बच्चा किसका है, तो बच्चा तो किसी का नहीं, किसी ने ये बच्चे का कुछ ये नहीं किया, क्लेम नहीं किया बच्चे का। तो अब हुआ कि ये तो बात तो लावारिस है। तो उसी समय वहां का, उस समय आपको भारत चीन की लड़ाई वो शुरू हो हुई रही थी उस थी। समय, तो उसमें पेट्रोलिंग ज्यादा, हाँ हो रही थी, तो उसमें पेट्रोलिंग ज्यादा किया गया था। तो उसमें पेट्रोल वाला आया ट्रेन में, तो उसको कहा कि ये बच्चा तो किसी का नहीं है, क्या होगा। तो अब तो इस बच्चे को तो तुम लोग क्या करोगे, तुम यहाँ तो कुछ कोई है नहीं जो कुछ करोगे इसको। आगे झाझा नाम का की जगह है, वहाँ ट्रेन 1 घंटे रुकती है उस समय। वो जो है वो लोकोमोटिव, वो जो कोयला और धुआं वाली, हम्म। तो उसमें वहाँ ट्रेन रुकती है, उसमें 1 घंटा ट्रेन रुकती है, उसमें 2 इंजन लगाना पड़ता है। उसी समय तुम इसको ले जा करके कोई जो है वहाँ थाने में डाल दो। तो यही हुआ झाझा में। वो जो एक मुसलमान आ, व्यापारी दिल्ली जा रहा था वो, तो उस मुसलमान व्यापारी ने मुझे ट्रेन से ले जा करके वहाँ के थाने में जमा कर दिया, और वो वापस आके चला गया। कितनी उम्र थी आपकी उस समय? हमारी उम्र ढाई ढाई साल, ढाई अच्छा, बहुत तीन छोटे साल थे। हम्म। बहुत छोटे थे। इसमें इसमें मुझे एक बहुत बड़ी विडंबना दिख रही है इस कहानी में। वैसे तो आपकी ये निजी कहानी है प्रमोद जी, लेकिन इसमें हम्म, विडंबना मुझे ये दिख रही है कि परिवार वाले इतने छोटे बच्चे के साथ हिंसा कर रहे थे, उसको एक तरह से मारना ही चाह रहे थे, अपने से माँ से अलग कर दिया था उन्होंने, और उसके बाद परिवार से अलग और एकदम उसको छोड़ रहे थे। मतलब एक हिंसा ही है।
लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी का आदमी, मुसलमान व्यापारी जो आप कह रहे हैं, जो अनजान था, अपरिचित था, उसने आपको बचाया और उसने एक सही जगह पे आपको पुलिस को सुपुर्द कर दिया। और मतलब आपकी ये कहानी बहुत फिल्माना, बहुत ही रोचक भी है और बहुत ही भयावह भी लगता है सुन के, एक बच्चे के साथ जो एक ज्यादती हुई। तो वो मुझे थोड़ा अजीब था। और हिंदू मुस्लिम हम लोग अपने समाज में कई बार सुनते हाँ रहते हैं, करते रहते हैं धर्म के नाम पे। और आपके जो आपका जो परिवार था वो बहुत ही धर्म से जुड़ा हुआ भी था, मुझे लगता है। हाँ, बहुत धर्म से जुड़ा हुआ था, जात से जुड़ा हुआ था, संस्कार से जुड़ा हुआ अब मुझे लगता है कि अरुण था, जी थोड़ा खानदान, मोकामा के बारे में परिवार का जो सेंस होता है उससे जुड़ा हुआ थोड़ा था। हाँ, आप बताइए। बताइए थोड़ा। तो मोकामा के बारे में तो देखिए, चूंकि मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, काफी कई सारी स्मृतियां हैं। तो जब मैं बाहर रहने लगा, और कई सालों तक नेपाल में प्रमोद जी के साथ था, पटना में तो था ही। और नौकरी के सिलसिले में जब मैं गया नेपाल, फिर नेपाल से झारखंड, झारखंड से फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब। तो एक खास उम्र के पर पहुंचने के बाद आपको लगता है थोड़ा आप पीछे देखने लगते हैं, और स्मृतियां आपको, आपका पीछा भी करती है। तो मेरे एक टीचर ने, प्रोफेसर ने, जिन पे मैंने कुछ लिखा भी है, उनकी स्मृतियों को मैंने साझा भी किया है। उन्होंने कहा कि आप लिखिए, कुछ लिखा करिए। तो और आप क्यों नहीं विकिपीडिया पर लिखते हैं। विकिपीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉलेज के लिए कोई भी लिख सकता है, कोई भी उसको एडिट कर सकता है। वही है कि उसके गाइडलाइंस है, उसके आधार पे आपको करना पड़ता है। तो उनके कहने पे मैंने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहला जो मुझे टॉपिक लगा कि चलिए किन चीजों के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, बाकी तो ऐसी चीजें हैं जिसपे सब लोग जानते ही हैं, मुझे लिखने की जरूरत क्या है। तो मुझे लगा अपने गांव के बारे में तो शायद मैं, कई चीजें हैं जो मैं जानता हूँ, उसको शेयर कर सकता हूँ। और रिसर्च का मेरा जो एक्सपीरियंस था, स्किल था, मुझे इस एक्सपीरियंस और स्किल को डेवलप करने में उसी टीचर का हाथ था, प्रोफेसर के एम तिवारी, कपिल मुनि तिवारी का। तो उन्होंने मुझे काफी उसके लिए तैयार किया था। और विकिपीडिया में रिसर्च आपको चाहिए, आपको रेफरेंसेस चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। तो तब मैंने सोचा कि मोकामा के बारे में तो आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन मोकामा के बारे में आर्टिकल ऑलरेडी था, पहले से था। लेकिन मोकामा की प्रसिद्धि जो थी, मैंने बचपन से ये सुना था कि मोकामा घाट के कारण था। मोकामा घाट पूरे देश में और इवन विदेश में उसका काफी नाम था। और मोकामा घाट का नाम था चूंकि वहाँ घाट था, वहां से वहाँ रेलवे लाइन घाट तक जाती थी, गंगा घाट तक। और वहाँ रेलवे स्टेशन था। और वहां से उस पार जहाज से पुल नहीं था, जो अभी है पुल, मोकामा पुल के नाम से। वैसे उसका असली नाम है राजेंद्र सेतु, लेकिन मोकामा पुल भी उसका दूसरा नाम है। तो सिमरिया पुल बोलते थे उसको। सिमरिया पुल या मोकामा पुल। तो हाँ। जब तक पुल नहीं, किसी भी घाट का महत्व तभी तक होता है जब तक पुल नहीं बनता है। तो मोकामा घाट का काफी महत्व था। वहां से जहाज से सामान और पैसेंजर्स को उस पर ले जाया जाता था, सिमरिया घाट। और ऐसे कई घाट थे, पटना में थे, महेंद्रू घाट, भागलपुर में थे, वो सब तो थे ही, महत्वपूर्ण थे, जब पुल कई जगह नहीं बने थे। तो जब तक पुल नहीं बना, पुल बना है 1959 में, मेरे जन्म के 2 महीना पहले। और वो भी एक अलग कहानी है, कैसे मेरी माँ गई थी, मेरे पिताजी दोनों मिले थे, वो एक महत्वपूर्ण रोचक कहानी है, मैंने लिखा भी है। तो जब मुझे लगा कि भाई मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, मैंने देखा है कि मोकामा जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक रेलवे लाइन, सिंगल लाइन जाती थी मोकामा घाट के लिए, उसे मैंने देखा देखा था। और उस लाइन को मैंने उजड़ते हुए भी देखा, और उसको हटा के उस पर रोड बना दिया गया, क्योंकि अब उसकी जरूरत रही नहीं जब पुल बन गया। तो कैसे एक जगह, एक इतिहास, जगह का महत्व खत्म हो जाता है, मिट जाता है, और वो एक इतिहास बन जाता है। और जब वो दूसरी बात ये है कि मोकामा घाट का महत्व ये था कि हजारों लाखों टन का माल कई सप्ताह में, महीनों में वो ट्रांसफर होता था, और उसके लिए एक
स्टोर हाउस जो बना हुआ था वो करीब आधा किलोमीटर लंबा था, और उसके इंस्पेक्शन के लिए जो रेलवे के स्टेशन मास्टर थे, वो ट्रॉली पर चढ़ के उसका इंस्पेक्शन करते थे, पैदल नहीं करते थे, मतलब इतना लंबा था वो। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन में लोगों ने उसको लूट लिया था, वहां के लोकल लोगों ने जब लूटा था, तो वो जो लूट हुई थी, तो उसमें मेरे मेरे पिताजी 11 साल के थे, अभी भी उसकी कहानी बताते हैं कि वो अपने गांव से, हमारा घर जो है वहां से 2-3 किलोमीटर के लगभग है, तो वो पैदल वो वहां से गए थे हाँ, देखने के लिए, क्योंकि बहुत हंगामा था। तो जो लूट रहा लूट अच्छा। हुआ था, तो सामान को जब लेकर भाग रहे थे, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सामान लोगों के लिए था चीनी। अच्छा। तो चीनी जो था, वो रास्ते में चीनी का रोड बन गया था, मतलब ले जाने में, बोरों को ले जाने में लोग अच्छा, जितना। गिर गई। हाँ, तो लोग सामान देखने वाले भी लोग जो जाते थे, तो वो अपना लुंगी में भर लिया, धोती में भर लिया, इस तरह की बात, हो गिर गया। तो उन्होंने देखा था, और कई उनकी बातें उन्होंने बताया ये भी कि जब चीनी लेके एक लड़का भाग रहा था उनके बगल में, उन्होंने आंखों देखा उनका है कि ऊपर में, फिर अंग्रेजों ने क्या किया, जहाज से फिर मॉनिटरिंग करना शुरू किया, तो एक जहाज जब ऊपर से गुजरा, तो वो इतना डर गया लड़का कि वो अपना लुंगी वगैरह फेंक के भागा, और वो मतलब लुंगी उसका खुल गया। ये एक महत्व, वो अलग रोचक एक किस्सा है, वो बताते हैं। तो ऐसी बातें जो हंसी हमारा, की। तो ये एक हाँ, पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है कि जब इतना बड़ा रेलवे स्टेशन था वो, और उस समय के अधिकारी अंग्रेज होते थे, और बहुत सारे अंग्रेज वहां काम करते थे, तो उन अंग्रेजों का क्या होगा, उन्होंने जरूर कुछ अपनी बातों को लिखा होगा, उनकी स्मृतियां होगी, उनके क्वार्टर्स बने होंगे। तो मुझे उसके बारे में सोच के बहुत ही लगता था अच्छा, और लगता था कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने जब ढूंढना शुरू किया डिजिटल स्पेस में, गूगल किया मोकामा घाट, तो मोकामा घाट में जो अभी कुछ चीजें हैं, एक बैंक है, एक सीआरपीएफ का एक यूनिट है, बस इसी दोनों के बारे में आता था। मोकामा घाट एक घाट था, और उसका स्टेशन था, और वो सब, उसके बारे में कुछ भी इतिहास गूगल सर्च में नहीं दिखता था। तो मुझे लगा कि तब तो मुझे करना चाहिए कुछ। तो मैंने फिर क्या किया कि गूगल बुक्स में मैं गया, गूगल बुक्स में मुझे कुछ कुछ जानकारी मिली। एक महिला ने लिखा था कैसे वहाँ अकाल में मोकामा घाट में जो अनाज फंस गए थे, उसके कारण अकाल में लोगों को दिक्कत हुई, और सही समय पर अनाज नहीं पहुंच पाया, और लोग काफी मरे। तो मोकामा घाट का महत्व वो है। ये आपने तो ये भी बताया था ना कि वहाँ एक हॉस्पिटल में एक हम्म। नन जो सिस्टर थी वो आके हाँ, जीवन वो भर तो वो वहीं तो रही एक या दूसरी कुछ बात इसी है, तरह। वो अलग महत्वपूर्ण बात है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ तुरंत ही, हाँ, मोकामा हाँ, घाट इसको। के बारे में। तो जब मैंने खोजना शुरू किया, तो एक तो अकाल से जुड़ी हुई कुछ कहानियां थी। उसके बाद जिम कॉर्बेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हुए। जिम कॉर्बेट वहां 20 या 22, 21 साल तक रहे हैं, और उनकी जितनी भी कृतियां, जिनकी जितने भी उनके एडवेंचर्स हुए हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, वो वहीं रह के जाते थे। और उनकी नौकरी की शुरुआत ही 20 या 22 साल में उन्होंने शुरू की नौकरी, ट्रांसशिपमेंट इंस्पेक्टर, फिर बाद में शायद कॉन्ट्रैक्टर बन गए के रूप में। ट्रांसशिपमेंट का मतलब हुआ उसका, उनकी जिम्मेवारी थी जो माल असवाब जो भी वहां उतरता था मोकामा घाट में, उसको इधर से उधर चढ़वाना, ले जाए। उधर से चढ़वाना, और उधर वाले को उधर से हम्म। लेकर आना। तो उसके लिए उनके अंडर कुलीस थे, करीब सैकड़ों कुली थे, और वो कुली को के साथ वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते थे। और फिर उन्होंने मोकामा घाट पे एक चैप्टर लिखा है, शायद उनकी अंतिम पुस्तक है माई इंडिया, उसमें है लाइफ एट मोकामा घाट, उसमें कुछ जिक्र भी किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि उनके जो कुली थे उनके लिए और बाकी लोकल लोगों के लिए एक स्कूल उन्होंने खोला, जो कि बाद में वो स्कूल बहुत प्रसिद्ध हुआ, और जिसके सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं सबसे कहूँ कहूँ तो शायद वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सबसे महत्वपूर्ण एल्यूमनाई दिनकर जी थे। तो अच्छा। दिनकर, अच्छा। जिम कॉर्बेट, और इधर अभी प्रमोद मिश्रा, और ये सारे जुड़ते हैं उस मोकामा घाट से, और मैं भी जुड़ जाता हूँ किसी न किसी रूप में। तो तो मोकामा हाँ, घाट के बहाने पटना में बैठे अरुण जी और शिकागो में बैठे प्रमोद जी एक पुल की तरह जुड़ गए। हाँ,
एक मनमोहन हिंदी के एक बड़े कवि हैं, उनकी एक कविता की एक पंक्ति है, अच्छा। प्रमोद जी, कि यादें स्मृतियां नींद की तरह होती हैं, वो पानी के अंदर बैठे हुए पत्थर की तरह होती हैं, जमे हुए पत्थर की तरह। तो इन इस चर्चा के दौरान मोकामा ने कैसे अरुण जी को और प्रमोद जी को एक साथ फिर से उन स्मृतियों को जीने का मौका दिया, और थोड़ी सी हरकत से वो स्मृतियां फिर से जीवित हो गईं। एक चीज मैं यहाँ ये बता दूं कि प्रमोद जी और अरुण जी दोनों एमए के विद्यार्थी पटना विश्वविद्यालय में रहे हैं। जब अभी प्रमोद जी आए थे पटना, तो इन दोनों साथियों के साथ मुझे भी मौका मिला था इनके पुराने डिपार्टमेंट में जाने का, वहां गंगा के किनारे बैठने का, और जितने नॉस्टैल्जिक ये लोग वहां जाके हुए थे, ये मुझे अच्छा लगा, मैं उसका साक्षी हूँ। ये एक साथ यहाँ एमए के विद्यार्थी भी रहे। बाद में मुझे अरुण जी ने बताया कि विराटनगर में जब टीचिंग कर रहे थे, तो ये दोनों एक साथ रहे भी हैं और एक साथ एक ही कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते भी रहे हैं, और दोनों का विषय अंग्रेजी है, दोनों अंग्रेजी के अध्यापक रहे हैं। प्रमोद जी विदेश जाके अलग करियर उन्होंने अपना चुना, और अरुण जी स्कूल एजुकेशन में जो एक बहुत बड़ा नाम है डीपीएस, डीपीएस के साथ जुड़े रहे लंबे समय तक, और देश के विभिन्न हिस्सों में टीचिंग करते रहे, और डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल रहे। ये भी एक सूत्र है इन दोनों को जोड़ने का। अब प्रमोद जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप कुछ। तो आप अपने वो विश्वविद्यालय की बात की, तो हम लोग का जो हाल का जाना हुआ वहाँ आपके साथ, जी तो आपको तो मालूम है कि हम लोगों ने हिंदी विभाग में, अरुण जी ने हिंदी विभाग के जो विभाग जी। अध्यक्ष हैं, हम्म। उनसे उनसे कहकर एक हम लोगों का वहाँ लेक्चर भी जी करवाया जी, मैं भी था हिंदी उसमें आपके विभाग के साथ। हाँ। विद्यार्थियों से। तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की, भाषा की, जी। और वहाँ के जो नारे लिखे हुए थे दीवार पर, उन दीवारों के नारों को हम्म। लेकर के मैंने अपनी बात शुरू की वहाँ। तो मैं उन विद्यार्थियों को ये जताना चाहता था कि हम लोग जो यहाँ पढ़ाते हैं, हम लोग की का जो पाठन होता है वो सजीव होता है। मतलब वो जो बाद की बात, अतीत की बात, इतिहास की बात, प्राचीन साहित्य की बात भी अगर हम करते हैं किसी ग्रंथ को लेकर, कोई किसी लेख और कविता को लेकर, तो उसको ला करके वर्तमान के संदर्भों से जोड़ते हैं, जिससे कि विद्यार्थी उसको समझ सके। और उसी को लेकर के विद्यार्थी जो कुछ लिखते हैं, तो उसको लिखने में भी हम लोग ये बताते हैं कि इसका जो महत्व है आपके जीवन में, आपके समाज के लिए, वो क्या है, उसको अपने लेख में, अपने उत्तर में आप लिखिए। कहने का मतलब कि जो ज्ञान होता है विश्वविद्यालय में, उसको सजीव ज्ञान, उसको विस्तारित रूप से जीवन से जोड़ना। सोच करके, जीवन से जोड़ना, उसको चिंतन करके, सोच करके, उसको विस्तार करना, उसका उल्लेख करना, उसकी व्याख्या करना, ये हम लोग सिखाते हैं अपने कक्षा में। तो मुझे, मेरा उद्देश्य वहां था ये बताना। लेकिन मैं एक प्रश्न, अरुण जी आप तो वहां से इसके बाद चले गए, अरुण जी और मैं ऊपर अपने अंग्रेजी विभाग जी। में गए हम लोग। हम्म। तो वहां भी इसी तरह की बातें हुई, लेकिन वहां तो अंग्रेजी में हम लोग बोले। तो अंग्रेजी में एक विद्यार्थी, सेकेंड ईयर के विद्यार्थी थी, तो उसने कहा कि आप तो यहाँ पढ़ के अमेरिका चले गए, और यहाँ तो बहुत, हमने कहा कि बहुत सारे लोग गए हैं। आज तो अभी तो भारत के लोग इतने बाहर हैं, हर एक पद पर, चाहे बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हो, चाहे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हो, बहुत सारे लोग भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी विषयों में, दुनिया के बहुत जगहों में काम करते हैं। तो उन्होंने प्रश्न प्रत्युत्तर में जवाब, उन लोगों ने कहा कि फिर यहाँ की शिक्षा प्रणाली, आप जो बता रहे हैं कि यहाँ हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, तो यहाँ वो लोग आकर के हम लोग को बताते क्यों नहीं? हम्म। वहां आकर के जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है,
तो उसको हम लोग तो आते हैं कभी कभी, तो हम लोग को आके पूछते कहाँ, मतलब ये आके बताना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग कैसे पढ़ें, कि यहाँ का सिस्टम कैसा है, उसको कैसे बदलें। तो ये बात मेरे मन में बहुत मेरे जेहन में बहुत खटकी, भीतर पहुंची। तो मैं इस बारे में मैं सोचता आ रहा हूँ उसी समय से कि जितने लोग बाहर गए हुए हैं, मेरी जानकारी में भी बहुत लोग हैं, तो वो लोग चाहे बिहार के हों, चाहे भारत के और जगहों के हों, तो वहाँ भारत में जाके वो क्यों नहीं बताते कि यहाँ का सिस्टम बदलना चाहिए। इसमें उन्होंने कुछ काम भी किया है, जैसे कि अभी आपको जिंदल यूनिवर्सिटी खड़ा किया है उन लोगों ने। इसके बाद आपको वो अशोका यूनिवर्सिटी अशोका है, जी। वो उन्होंने खड़ा किया, नए अशोका। लेकिन वो तो बहुत एलिट लोगों के लिए है। जो आम तबके के लोग जो हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालयों में और महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, उनका उनका स्तर, उनका जो पढ़ने का तौर तरीका है, जो सिस्टम है, वो अभी तक बदला जैसा मुझे लगता नहीं। अम, ये इस बात पर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ऐसा क्यों। और अरुण जी से जो मेरी बातचीत कभी कभी हुआ करती है, तो इस बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि बिहार में आपको 10 करोड़ 12 करोड़ की जनसंख्या है, और हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे वहाँ, उस समय पढ़ने से आपको सर्चलाइट और इंडियन नेशन। इंडियन नेशन, आर्यावर्त, प्रदीप। ये सब निकला करता, हम्म। प्रदीप भी। जी। तो वो सब डेली अखबार निकला करते थे। आज इनमें से कोई अखबार कम नहीं। ये होता था कि लोकल, अभी कोई अखबार नहीं निकलता है, नहीं। कोई नहीं निकलता है। हम्म। तो जो स्थानीय लोगों के लिए, जो प्रांत मोफसिल के लोगों के लिए, मोफसिल के लोग जो ज्ञान उत्पादन करते थे, जो समाचार लिखते थे, वो बनाते थे, तो वो तो अब बंद हो गया। तो लोगों में वैचारिक नेपाल की जनसंख्या देखिए, नेपाल की जनसंख्या आपको 3 लाख, 3 करोड़ भी नहीं है, और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लेकिन वहां पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मैगजीन वगैरह इतने निकलते हैं कि आपको 10-12 साल से वहां हम अंग्रेजी में लिखा करते थे, नेपाली में भी हम बराबर लिखते हैं, वो बहुत लोग पढ़ते हैं उसको दिलचस्प, बहुत रुचि के साथ। तो 10-12 करोड़ जनसंख्या को अपने समाज के बारे में, अपने अपनी शिक्षा प्रणाली के बारे में समालोचनात्मक रूप से बताने का कोई साधन तो है ही नहीं। जो अखबार निकलते हैं वो केंद्र से, या बम्बई, दिल्ली वगैरह से हैं, वो लोग, बाहर के लोग लिखते हैं, लोकल एडिशन निकालते हैं, पटना का एडिशन। लेकिन मुझे उसके लगता है जो मुफस्सिल के लोग। हाँ, मुझे वो लगता है अरुण जी बोले। यादवेंद्र जी इसमें कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के साहित्य के समाज और लिखने वालों से, जर्नलिस्ट से ये ज्यादा जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, यहाँ बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं, देश की सबसे अच्छी साहित्यिक पत्रिकाएं बिहार से निकलती थी। जरूर, सही बात। लहेरिया सराय से पत्रिका एक निकलती थी जो पूरे देश में बड़ा सम्मान था उसका, गंगा। उसके अलावा यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय, राजा राधिका रमन सिंह जैसे बड़े साहित्यकार थे जो पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं निकालते थे, और सब लोग उसमें लिखते थे। ये एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ साथ भारतीय भवन जैसा एक प्रकाशन था, बहुत बड़ा भी जो है, अब भी है, लेकिन लेकिन अब वो चमक उसकी नहीं है। नहीं है, फैल गया वो पटना तो में, बिहार ये में। एक बहुत बड़ा ज्ञान का के प्रसार का केंद्र हुआ करता था, जो अब दुर्भाग्य से नहीं है। अच्छा, इस बीच में चूंकि अब परिचय यादवेंद्र जी ने मेरा भी दे दिया और प्रमोद जी का भी दे दिया, यादवेंद्र जी का परिचय छूट गया, मुझे लगता है मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, आप बताइए। यादवेंद्र जी, उन्होंने पहले ही बताया है कि वो वास्तविक में यूपी में बनारस के हैं। उनका परिवार जो पिताजी के साइड का है वो बनारस का, और माँ के साइड से आरा, आरा। बिहार का। और ऐसा हुआ कि इनके पिताजी यहाँ नौकरी करने लगे बिहार में, तो उसके बाद बिहार में ही रहे, ज्यादा समय इनका रहा। और शायद अपने अपने दादाजी का जो परिवार इनका बनारस का था, उसमें से
इनके फादर का परिवार रह गया बिहार में, बाकी हाँ। सारे लोग उधर रह गए। हाँ। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये बड़े भाई थे और ये शायद जाया करते होंगे, ये मेरा गेस है, ये बताएंगे खुद ही इसके बारे में। तो ये बिहार में ज्यादा रह गए, तो वहां जाने पे इनको बिहारी शायद कहा जाता था, और वो बिहारी शब्द जो था वहां पर बहुत ही अच्छी भावना के साथ नहीं कहा जाता था, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इसको पूरा कर देता हूँ, फिर इसके बाद ये बोलेंगे मैंने इनकी भावनाओं को थोड़ा सा जगाया है। तो उसके बाद लेकिन बिहार से इनका अटैचमेंट इतना है कि अभी सेवानिवृत्ति के बाद इनका पेशा जो था, इंजीनियरिंग इन्होंने किया, और उसके बाद CSIR में साइंटिस्ट के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, वहां रहे, वहां से डायरेक्टर होके वहां से निकले, लेकिन लेखन से जुड़े रहे और अनुवाद से जुड़े रहे, साहित्यिक अनुवाद से खासकर। और इन्होंने खूब लिखा है, 6 किताबें इनकी पब्लिश हो चुकी है। दिनमान से लिखना शुरू किया था, दिनमान जैसी उस जमाने पत्रिका। में। तो काफी ज्यादा, और मुझे अभी हाथ पकड़ के ये अनुवाद करना सिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुवाद में भी मैं अपना कुछ कदम बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो यादवेंद्र जी अपने बारे में थोड़ा कुछ और बताएंगे, मैंने कुछ जगा दिया है हाँ इनको। बताइए। प्रमोद जी, हमारा जो पिता की तरफ से जो परिवार है बहुत बड़ा था। पिताजी हमारे 7 भाई थे और 2 बहनें। तो एक बड़ा भरा पूरा परिवार। और हमारे दादाजी बनारस के बड़े पंडितों में थे, BHU में प्रोफेसर थे संस्कृत के। तो जब, और हमारे पिताजी अकेले ऐसे थे जिनकी शादी बिहार में हुई। तो इस पूरे परिवार में, जब मेरा, अम्मा मेरी बताती हैं कि जब मैं जन्म होने के बाद, जन्म मेरा ननिहाल में आरा में हुआ, जब मैं गया तो दादाजी ने अपनी गोद में बिठाया और कहा, ये उन्होंने अच्छी भावना से कहा होगा कि ये मेरा बिहारी बच्चा है, ये मेरा बिहारी बच्चा है। लेकिन मैं बचपन से ये सुनता आया, जब भी हम लोग जाते थे तो एक चीज हमेशा कही जाती थी कि बिहारी लोग बहुत गा के बोलते हैं। उनका उच्चारण जो होता है वो थोड़ा सा गा के बोलने वाला है। सिंग तो सॉन्ग। छोटी सिंग सॉन्ग। छोटी, हाँ, छोटी छोटी बातों में भी मुझे यह एहसास जरूर कराया जाता था कि मैं बिहार से आया हूँ और थोड़ा सा कमतर हूँ लोगों की तुलना में। बाकी और लोग दिल्ली रहते थे या बड़े शहरों में रहते थे, विदेश में रहते थे। हमारे पिताजी बिहार में रहते थे, हम लोग, मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई बिहार में हुई। तो शायद अच्छा, अच्छा। ये वो फेज था जहां मेरे मन में ये आया था। मेरा नाम बिहारी पड़ ही गया, मैं घर में आज भी मैं बिहारी हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे मन में ये एक बात आई कि जब टोंट के लहजे में लोग मुझे बिहारी कहते हैं तो मैं बिहारी हूँ। तकनीकी रूप से मैं बनारसी हूँ, लेकिन हाँ। मन से, पूरे अपने व्यवहार से मैं बिहारी हूँ और मैं बिहारी ही रहूंगा। अच्छा, देखिए, मैं जब नौकरी करने के लिए रुड़की गया, रुड़की पहले उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, बाद में उत्तराखंड में शामिल हुआ। रुड़की में पंजाबी प्रभाव ज्यादा है, अच्छा। सहारनपुर और पंजाब हरियाणा से जुड़ा हुआ। तो वहां भी बिहारी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को थोड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। मैं एक अच्छा। टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया, अकेला साइंटिस्ट था जो बिहारी था। तो बात बात में हमेशा ये बात कही जाती थी कि ये बिहारी साइंटिस्ट है। तो वहां भी मैंने ये तय किया कि मैं फेसलेस नहीं रहूंगा, लोगों के टॉन्ट का उससे अपने काम से जवाब दूंगा। और मैंने इसका ये हुआ कि जहां मैं जूनियर रिसर्च फेलो होके गया था, मैं वहां का डायरेक्टर होकर रिटायर हुआ। तो ये एक कहीं अंदर से मुझे हमेशा लगता रहा कि बिहारी कह के जो मजाक बनाते हैं लोग, मैं हमेशा ये कहता था कि जिस दौर की बात मैं कह रहा हूँ, उस समय लालू प्रसाद यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो मैं हमेशा कहता था कि बिहार मतलब केवल लालू प्रसाद नहीं होता है, बिहार का मतलब बहुत कुछ होता है। आपके यहाँ एक साइंटिस्ट, अकेला साइंटिस्ट बिहारी है, लेकिन किसी से कम नहीं। और ये मैंने साबित किया। तो ये, अच्छा, ये सारी परिस्थितियां आप लोगों के साथ भी रही होंगी। अरुण जी भी बिहार से निकल के पंजाब और विभिन्न राज्यों में गए, प्रमोद जी भी बिहार और नेपाल से निकल के अलग अलग जगहों पे और देश के बाहर गए। तो ये फेस आपने भी किया होगा। लेकिन ये समय ऐसा है कि इतने विस्थापन का और माइग्रेशन का दौर है, लेकिन उसमें अपने मूल्यों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना बड़ा जरूरी भी है। और मुझे लगता है कि
एक प्राणवायु की तरह थे। जब मैंने ये तय किया, मैं अपनी बात अभी खत्म करूंगा प्रमोद जी, जब मैंने रिटायरमेंट के 5 साल पहले ये तय कर लिया था कि मैं पटना जाके बसूंगा, और मेरे मित्र ये कहते थे, जो रुड़की एक छोटा सा शहर है, वो तो कोई जिला भी नहीं है, हरिद्वार जिले का एक सब डिवीजन है, वहां लोग, ये हमारे मित्र ये कहते थे कि सर आप रिटायरमेंट के बाद बिहार जाके रहेंगे। मैं कहता था बिहार में रहूंगा और पटने में रहूंगा। पटना देश के एक बड़े राज्य की राजधानी है, ये देखो, रुड़की और पटने में कोई तुलना नहीं है, लेकिन मुझे इसका गर्व है कि मैं पटने में रहूंगा, और मैं रह रहा हूं, और मैं खूब एंजॉय कर रहा हूं यहाँ का। अच्छा, मैं थोड़ा एक और चीज जोड़ दूं, उसके बाद फिर प्रमोद मिश्रा पर आएंगे हम लोग, उनसे कुछ बात और करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यादवेंद्र जी ने 6 किताबें उनके प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण काम जो उनके हैं, उन्होंने विश्व भर की कहानियों का अनुवाद किया है, अलग अलग भाषाओं की कहानियों का अंग्रेजी से हिंदी में किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी किया है कि खासकर महिला केंद्रित कहानियों का किया है, महिलाओं की लिखी हुई कहानियां, महिलाओं के बारे में लिखी हुई कहानियां, अलग अलग उनकी किताबें हैं जो संकलन के रूप में छपी हैं। तो इसमें वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डालूंगा, ये सब जो हमारे काम हैं, आपके और तीनों के काम, प्रमोद जी के। तो इसके बाद मैं प्रमोद जी से थोड़ा पूछना चाहूंगा कि ठीक है, बिहार कनेक्शन तो उन्होंने बता दिया, फिर नेपाल, अभी तो आप अमेरिका में हैं, तो अमेरिका तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम नेपाल पहुंचे। भाई नेपाल कैसे चले गए आप? बिहार में जन्म हुआ आपका, और फिर आरा कहाँ कैसे पहुंचे? और आरा से फिर वो नेपाल वाली कहानी, मुझे लगता है कि अभी अभी 10-15 मिनट और हाँ, हैं। अभी भोजपुरी, मैथिली, ये नेपाली, ये सारी चीजें आनी है। हमारा जन्म जो हुआ वो सीमांचल, नेपाल और बिहार के सीमांचल में। तो हमारे बाबूजी वगैरह नेपाल में उन लोगों की जमीन वगैरह थी, तो वही सीमांचल में जन्म होने के बाद इसके बाद मुझे मुकामा लाया गया सीमांचल से, तो वो नेपाल बिहार के बॉर्डर में पड़ता है। तो इसके बाद फिर जब वो जो मुझे खोज करके, अब इसके बाद आप यादवंत जी, आपने आरा में आप अपना ननिहाल बताया, जी। आपसे भी मेरा संबंध जुड़ जुड़ गया अब, क्योंकि मैं आरा के गांव में, आरा से करीब करीब 7-8 किलोमीटर उत्तर में गांव है, भकुरा नाम है उसका। भखुरा। अच्छा। और उस भकुरा, तो जब झाझा में जब मुझे उतारा गया, तो वहां से एक बहुत घटनाओं के बाद, बहुत दिनों के बाद, एक वहां के सिपाही थे जमुई में। तो स्टेशन में तो बच्चे, 2.5 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन में कैसे रखेंगे लोग। इस बार जाके मैंने देखा कि वो जो कमरा वगैरह था, वो कमरा क्रिमिनल का एक कमरा था, हाजत जिसको बोलते हैं, जी जी। उसके पास में, उसी के एक कमरे, बगल के कमरे में मुझे रखा गया था। तो वहां से कुछ कुछ महीनों के बाद, वहां से एक जमुई में एक पोस्टेड थे सिपाही, उनका नाम था राजेश्वर सिंह। उन्होंने मुझे एडॉप्ट करके, उनको लड़का नहीं था, लड़की सिर्फ थी, तो उन्होंने मुझे वहां से 4,000 की जमानत पर लेकर के वो गांव आकर के, आरा में भोकरा में मुझे अपनी माँ को के अच्छा। पास रखा, और वो अपनी नौकरी में चले गए। तो उसी, वो जो आजी बोलते हैं हाँ हाँ दादी को हाँ। भोजपुरी में, तो उन्हीं के साथ मैं रहने लगा। और इसके बाद 2-3-4 महीने में मेरी भाषा जो पहले थी, मैथिली थी, वो पूरी भाषा चली गई, गुजर हो गई, और भोजपुरी आ गई। तो मैं भोजपुरी में, हेठार की भोजपुरी में मैं बात करता था। वो कि कोई कहे कि तुम्हारा तहार, और इतना उस गांव में इतना बदमाश बन गया था कि जब जब हमारे बाबूजी वहां गए, तो बाबूजी को वहां के गांव के जो प्रमुख थे, वो उन्होंने पूछा कि पंडित जी राउर तो आयल बनी, ये लड़का के पूछी, तो लड़के के नाम का है, पता पूछी, तो पूछे का हो। प्रमुख जो थे, सर जो मुखिया थे, उन्होंने पूछा मुझे, तार नाम का बा? तो हम कहे कि हमारा नाम भोला सिंह बा। मेरा अच्छा नाम वहाँ परिवर्तन हो गया था उस अच्छा। स्टेशन में, क्योंकि मैं अपना नाम बता नहीं सकता था। हाँ हाँ। तो मैं बोलता था कि मिसर, तो कहता कि मुसर होगा, कोई मुसर का बच्चा होगा वो। तो मुसर का बच्चा समझ करके तो वो लोग मुझे अलग खाना पीना सब अलग देते थे, क्योंकि वो नान जात का लड़का है कह करके। हाँ तो हाँ वो लोग नान जात के लड़का है कह करके खाना पीना वगैरह सब अलग देते थे। हाँ। तो पूछा पूछा उन्होंने कि भाई तार नाम क्या बता? भोला सिंह। गांव के का नाम बता? भकुरा।
ननिहाल कहाँ बता, फरना। जिला कौन बता, शाहाबाद। उस जमाने में वो जिला शाहाबाद हाँ होता हाँ, था। शाहबाद होता था। तो जिला क्या बता, शाहाबाद। बाबूजी के नाम क्या बता, राजेश्वर सिंह। हम्म तो मुखिया ने बाबूजी को पूछा, कहा कि पंडित जी, राजेश्वर सिंह यदि कोर्ट गई हैं तो राउत तो मुकदमा हार जाए। हम्म लेकिन लड़का तो सब कुछ कहता रहा, हेजे के कहता रहा, हम्म कैसे लड़के ले जाए। तो बाबूजी ने मजाक वगैरह किया, जो हो। तो मेरी भाषा पूरे आपको भोजपुरी हो गई। तो हमारे बाबूजी मुझे ले करके जब नेपाल जाने लगे, कि अब तो इधर रहने की कोई गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि खतरा था। तो जब नेपाल जाने लगे तो पारिवारिक मित्र महिला, जो धनाढ़ महिला थी, उनके यहाँ रुक करके स्नान वगैरह करने का उन्होंने कहा। तो मुझे कहा कि तुम स्नान करो। तो मैं कहा कि हम काहे नहाए, हम ना नहाए। हाँ। तो जब जबरदस्ती मुझे नहाया गया तो कहे कि तेल लगा लो। तेल हम्म, तेल। तो हम कहे तेल लगा, काहे तेल लगाए, तेल ना लगाए। तो जिद करने लगे, तो हम उनको उसी समय माँ बहन लगा के गाली दी। मैंने अच्छा। उनको कहा हम्म, कि तू बहन समथिंग, बहन, बहन, हाँ हाँ। मदर बहन। हाँ। कहे कि तू बहन फलाना तू हमरा से रंगदारी करता, तार हम टांग तोड़। वो हमारे बाबूजी बहुत लंबे चौड़े लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या होगा। वो एक थप्पड़ लगाए, हाँ। ये तो सर्प बन गया है। तो ये तो पूरा जंगली, ये तो पूरा। तो ये इस तरह की वारदात हुई। तो उस गांव में भी जब नेपाल मुझे ले जाया गया, जहाँ उनकी जमीन, कथावाचन में जमीन दिया था उनको बहुत पहले, 1934 की तरफ। तो उस वहां ले गया, तो वहां भी गांव के सब बच्चों को पीट पाट करना, मारपीट करना, पूरा समझिए तो बहुत। अब अकेले हो सकता है कि हम क्या बोलते हैं उसको, मतलब टफ स्ट्रीट चाइल्ड बन गए थे। हाँ मतलब हाँ। सड़क के जो बच्चे हम्म बात बात में गाली गलौज करते हैं, हम्म बात बात में मारपीट करते हैं, इस तरह के। तो कभी कभी मैं मजाकिया तरह से कहूँ कि अगर झाझा से वो लोग नहीं लाते तो हम कहीं कलकत्ता में जाके, हो सकता था कि अभी बहुत बड़ी धनी सरदार, गुंडा का सरदार बन गए होते, हाँ और हाँ। गैंग का पूरा हम्म डॉन बने हुए रहते। इतनी हाँ। इतनी किताबें तो नहीं पढ़नी पड़ती है। हम्म। हाँ, तो ये बात तो। और फिर नेपाल में तिम्रो नेपाली क्या राम्रो छ? नेपाली मेरो धेरै राम्रो छ। कुरो हाँ कुरो के भयो भने, हाँ। म नेपाली मात्र होइन, म बंगाली पनि बोल्छु। अच्छा। मेरा जो जाके पालन पोषण हुआ हुआ नेपाल में, वो एक आपको ट्राइबल, नेपाल में एक जनजाति बोलते हैं वहाँ, जी। ट्राइबल लोग हैं, जिसको कोच राजवंशी बोलते हैं। हम्म। तो मेरा पालन पोषण उसी कोच राजवंशी के समुदाय में हुआ। अच्छा। और हमारी माँ जो है वो कोच राजवंशी के लोगों से, किसी से माल का संबंध स्थापित किया माँ, हमारी माँ ने किसी से बहन का संबंध स्थापित किया। और इसी के कारण वो पूरा जो कोच राजवंशी समाज है, वही मेरा कोई मामा हुआ, कोई मौसी हुई, अच्छा। कोई नानी हुई। और वही नानी वगैरह के कारण ही मेरा वहाँ समझिए थी कुछ मतलब मरने के समय वो नानी सोना चांदी भी थी, तो उसी के सिलसिले के पढ़ाई लिखाई हमारी हुई। तो मैं राजवंशी जो बोलता हूँ, तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये राजवंशी कोच राजवंशी नहीं है। अच्छा। मैं राजवंशी भी उसी तरह से बोलता हूँ जैसे कि कोई कोई राजवंशी बोलता तो है। ये नेपाल के प्लेन्स, सिर्फ बंगाली जो मैं बोलता, प्लेन्स 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 मतलब प्लेन्स के वो, ट्राइब हाँ, ट्राइब में है, मुझे जनजाति है वो। प्लेन्स के ट्राइब, वो प्लेन्स की कूच बिहार है ना, जनजाति। कोच बिहार साइड, राइट साइड के। तो ये तो मतलब इनका इनकी संस्कृति भारत से मिलती जुलती है या पहाड़ों से, नेपाल के पहाड़ों से? पहाड़ से भी नहीं जुड़ती है, भारत से भी नहीं। अच्छा, ये अलग। उनका एक अलग अपना, हाँ, उनका अपना एक अलग है। वो आपको बहुत सिंपल लोग होते हैं। वो भाषा जो बोलते हैं वो एक तरह से वो लोकल, और कुछ कुछ बंगाली से मिलता है, असमीज, बोडो, अच्छा। इन लोगों से थोड़ा मिलता है। और उनका रहन सहन जो है वो पूरा ट्राइबल रहन सहन है। शादी ब्याह भी ट्राइबल है, कुछ हिंदू संस्कृताइजेशन हुआ है कुछ उन लोगों में। लेकिन बहुत सारे संस्कार जो है वो पूरा आपको ट्राइबल है, ओरल ट्रेडिशन का। तो वही मेरा पालन पोषण हुआ।
इसके बाद जब थोड़ा बड़े हुए तो नेपाली स्कूल की भाषा तो नेपाली। अब मैं चाहूंगा कि अरुण जी थोड़ा मुकामा में जो नाजरथ हॉस्पिटल। हाँ अस्पताल के बारे में, और जिसको लेके बहुत रोमांचित थे। अभी कोई किताब पढ़ी इन्होंने जिसमें उस अस्पताल के बारे में जिक्र है, वहाँ की नर्स ने लिखा है। तो मुझे भी उसके बारे में सुन के बड़ा रोमांच हुआ। तो अरुण जी उसको बहुत भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अपनी वो स्मृतियां भी साझा करें। हाँ सुनाइए। एक्चुअली हमने तो ये निर्णय लिया था कि 1 घंटे का एक कार्यक्रम रखेंगे, और मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो खैर, जो ये हाँ हाँ। किताब जिसकी बात कर रहे हैं यादवेंद्र जी, उसका शीर्षक है सिस्टर्स ऑफ मुकामा। अब अच्छा उसकी लेखिका का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स की ओपिनियन एडिटर है जिन्होंने लिखा है। तो अच्छा। सिस्टर्स ऑफ मुकामा, मुकामा शब्द ही मुझे काफी आकर्षित करता है। और जब मैंने इसके बारे में ट्विटर पर देखा तो काफी मैं एक्साइटेड हो गया, और फिर मैंने जल्दी से उसको खरीदा किंडल पे, और फिर मैंने उसको पढ़ा। तो मुझे समझ में आया, और मैंने उस लेखिका के बारे में जब पढ़ा तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगा कि ये पढ़ना जरूरी है। तो सिस्टर्स ऑफ मुकामा और एक लेखिका जो न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करती है उसने लिखा है, फिर ये कनेक्शन क्या है और क्या किया है, और इन्होंने रिसर्च करके लिखा होगा। तो नाजरत, राइटर का नाम है ज्योति थोट्टम। हाँ, ज्योति ज्योति थोट्टम। थॉटम, या ज्योति थॉटम, या जो भी इसको जैसे उच्चारण करें, अब अमेरिका में कैसे लगता है करेंगे। केरला के। हाँ, तो इनका रूट्स हाँ। केरला है, मतलब इनकी माँ मोकामा में एक नाजरत हॉस्पिटल आज भी है, उसमें उन्होंने नर्सेज की ट्रेनिंग ली थी, और कुछ दिन उन्होंने काम भी किया, इंटर्न के रूप में काम किया। बाद में वो वहां से चली गई दिल्ली में, किसी हॉस्पिटल में काम उन्होंने किया, और फिर उनको मौका मिला तो वो यूएस में नर्स की जरूरत थी, तो हस्बैंड वाइफ वो चले गए यूएसए, और वो वहीं जन्म शायद ज्योति का यहाँ हुआ था, लेकिन उनकी बहनें और भी हैं जो यूएस में उनका पालन पोषण हुआ, तो वो तो अमेरिकन हो गई ज्योति पूरी तरह से। तो इस तरह उसके बाद मैंने उसको पढ़ा, और काफी रोमांचित किया मुझे, खासकर इस इन चीजों के बारे में। जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने देखा कि काफी रिसर्च किया उन्होंने नाजरत के बारे में, नाजरत अस्पताल के बारे में। नाजरत अस्पताल मेरी यादों में बहुत ही प्रखर रूप से जुड़ा हुआ है, बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, खासकर मेरा बचपन। अब उसके बारे में अगर बात मैं करूं तो उन्होंने बताया है, जैसा मैंने सुना था, लेकिन कि 1949 में उसकी शुरुआत हुई। अच्छा। तो 1949 में उसकी शुरुआत हुई, और उसको शुरू करने वाले जो नन्स थे, जो सिस्टर्स थीं, 6 सिस्टर्स आई थी, और वो अमेरिका में केंटकी एक जगह है, शायद वो न्यूयॉर्क हाँ वगैरह हाँ। के आसपास कहीं पे है। न केंटकी, केंटकी हमारे पास में है। हाँ, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन है, केंटकी में एक प्रमोद जी, बीच में भाभी जी सूप दे गई हैं, इसलिए हम अपना अच्छा अच्छा। ना ना सूप ठीक है, पान भी कर रहे जारी हाँ, जो भी, रखिए उसको हाँ, जारी चलिए, हाँ, धन्यवाद। तो हम्म, मैं इसको खत्म कर दूंगी, काफी लंबी कहानी है। नाजरत अस्पताल से मैं इस तरह से महसूस करता हूँ जुड़ा हुआ, कि जब मैं पटना आया, मैं पहले नाजरत अस्पताल के बारे में बता दूं, उसके बाद उस किताब के बारे में। वहां से तो कुछ आपका कनेक्शन भी है, आप बता रहे थे बहन का या किसी रिश्तेदार की डिलीवरी भी वहां हुई नहीं थी। नहीं, एक नहीं है, कई है। अच्छा। उसमें जब मैं पटना स्टूडेंट के रूप में आया तो मेरे लिए पटना एक नई जगह थी, मैं तो मोकामा में रहा था, मेरे लिए पटना एक बहुत बड़ी जगह थी। यहाँ जब बीए इंग्लिश में करने लगा ऑनर्स, तो यहाँ ओरल टेस्ट एक होता था। एक प्रोफेसर ने मेरा टेस्ट लिया और पूछा कहाँ घर है, तो मैंने कहा मोकामा। तो मोकामा किस लिए प्रसिद्ध है, तो पहली चीज मैंने कहा नाजरत अस्पताल। तो नाजरत अस्पताल उसका नाम था, नाजरत के बारे में बताओ, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि जब मैं अस्पताल का जो एक मेरे दिमाग में इमेज था, तो जब पटना पीएमसीएच के बारे में मुझे मालूम हुआ कि बहुत बड़ा अस्पताल है,
सब जगह से लोग पीएमसीएच आते हैं। पीएमसीएच जाके मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे नाजरत के कंपैरिजन में पीएमसीएच मुझे तो केवल दिखता था सफाई, और मुझे समझ में भी उतना नहीं था कि डॉक्टर्स की सेवा और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सफाई में कुछ भी नहीं था, वो इतना मेंटेन था। और नाजरत के बारे में मुझे ये भी मैं बता दूं कि बचपन में मैं एक बार बीमार पड़ा, तो वहाँ मुझे माता पिता ने भर्ती करवाया। तो जिस नर्स ने मेरी सेवा की थी, उसकी अभी तक याद है कि वो कितना केयर, उसने कितना, मतलब क्या ट्रेनिंग दिया गया होगा कि व्यक्तिगत रूप से वो नर्स मेरे दिमाग में उसका इमेज रजिस्टर्ड है। मैं उस समय एक टीन एज में हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और इसके अलावा मेरे नाना थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंड के थे, तो उनका गांव था। मेरी माँ की डिलीवरी जो होती थी, तो उनकी 3 बेटियां थी, तो पहली बेटी भी मोकामा में थी, ब्याही हुई, तो उन्होंने दोनों बच्चों का डिलीवरी अस्पताल में करवाया ना, जो कि उसके पहले नहीं होता था। अस्पताल कोई नहीं जाता था। उन्होंने इंसिस्ट किया अपनी बेटी और उनके परिवार वालों के वो, और वो नाजरथ वाले वहाँ उन्होंने वैन बेच के करवाया। तो मेरी माँ का भी डिलीवरी वो करवाना चाहते थे, लेकिन रहती थी वो शेरपुर, थोड़ा करीब 10 किलोमीटर दूर है। तो 2 बच्चे जो हुए उसमें दूरी के कारण हुआ, लेकिन दोनों का डेथ हो गया, एक का अस्पताल में, एक का किसी और कारण से। तो फिर वो मेरा जन्म नहीं हुआ। लेकिन मेरे लास्ट में जो मेरा सिबलिंग है, मेरा भाई, उसका जन्म हुआ। मेरी माँ इतनी उससे जुड़ गई कि दूसरी महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन मेरी माँ सबको लेकर जाती थी। और डिलीवरी में वहाँ पे शिक्षा नहीं थी कि टेस्ट करवाएं औरतें, और उसका चेकअप हो, रेगुलर चेकअप हो। वो मैंने देखा है कि कैसे जैसे डिलीवरी अनाउंस हुआ उसके बाद से चेकअप के लिए लोग जाने लगते थे। केवल नाजरथ अस्पताल के कारण ये एजुकेशन मिला। और ये रिसर्च होना चाहिए कि कैसे उस एरिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटा होगा। ऐसे ओवरऑल इंडिया का घटा है, लेकिन उस एरिया का जरूर बेहतर, और भी बेहतर हुआ होगा उसके कारण, उस अस्पताल के कारण। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैंने किताब पढ़ा, कुछ और लिखना भी है मुझे। मैं तो उसका ट्रांसलेशन भी करना चाहता था, और खैर उसका राइट नहीं मुझे मिला है अभी तक। मैंने ट्राई भी किया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो नाजरथ के बारे में है, और अगर बचपन की बात करें तो गंगा के बारे में है, और बहुत सारी और चीजें चीजें हैं। तो मुझे लगता है अब इस यात्रा को और आगे कितना ले जाना है, ये हम लोग तय करेंगे। एक प्रसंग में प्रमोद जी, जैसा जी। हम लोगों ने इस कार्यक्रम का विषय भी बिहार की स्मृति यात्रा रखा है, तो मेरा बचपन, क्योंकि मेरे पिताजी स्टेट गवर्नमेंट में बिहार में थे, तो मैं अलग अलग शहरों में, पटना में रहा हूँ, हाजीपुर में रहा हूँ, भागलपुर में मेरा ज़्यादा समय बीता है। और तो जब हम अभी बनारस गए थे, तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, मित्र भी हैं, डॉक्टर रविशंकर चौबे, जो रेलवे में बड़े अधिकारी थे, डॉक्टर हैं। तो उन्होंने समस्तीपुर में लंबे समय तक पोस्टेड थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक बार समस्तीपुर में शुरू के दौर में, मेरी उम्र के हैं, तो जब उनके बच्चे भी छोटे रहे होंगे या बच्चे नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं समस्तीपुर कभी गया नहीं हूं, लेकिन उनसे मालूम हुआ कि वहां कोई भोला टॉकीज, एक बड़ा मशहूर टॉकीज उस समय होता था। तो इनका घर जो था रेलवे स्टेशन के बिल्कुल उसी कॉलोनी में था, रेलवे में डॉक्टर थे। तो भोला टॉकीज जाने के लिए घर से निकले, तो सामने प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म पार करना था शायद। तो प्लेटफॉर्म पे जैसे ही गए तो गाड़ी एक खड़ी थी, खुलने वाली थी। गार्ड ने इनको पहचान लिया, तो कहा कि डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो पूछा किस हॉल में जाएंगे? तो कहा भोला टॉकीज। भोला टॉकीज स्टेशन से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले पे था, और रेलवे ट्रैक के पास ही था। उसने कहा आप आ जाइए इसमें। गाड़ी पे बैठ गए, 1.5 किलोमीटर जाके भोला टॉकीज के पास पहुंच के गार्ड ने गाड़ी रोकी, वो उतरे और सिनेमा देखने चले गए। तो उन्होंने ये स्मृति मेरे साथ साझा की कि देखिए हम ट्रेन से गए थे एक ही शहर में सिनेमा देखने। तो मैंने उनको याद, जब उन्होंने ये कहा तो मुझे अपने भागलपुर का स्मरण हुआ। हम लोग जिस समय रहते थे उस समय भागलपुर में बिजली की बड़ी किल्लत थी, और बिजली की किल्लत होने के कारण कई बार घंटों और कई बार तो कई दिनों तक बिजली नहीं आती थी।
और जब बिजली ना आए तो जो वाटर सप्लाई है वो बाधित होती थी, क्योंकि वो बिना बिजली के पंपिंग और सप्लाई नहीं होगी। जब ये होता था, और हमारे घर के आसपास कोई हैंडपंप और कुआं नहीं, मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक कॉमन वॉल थी। एक तरफ हम लोग रहते थे, दूसरी तरफ एक स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर जी, तिवारी जी रहते थे। हम लोगों के दोनों परिवारों में बहुत आना जाना था। तो जब ऐसी नौबत आए कि कई दिनों तक या कई घंटों तक पानी ना आए, तो वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की उतनी बड़ी सी बस लेके आते थे, क्योंकि उसके ड्राइवर थे और यूनियन के नेता भी थे। और हम लोग, दोनों घरों के लोग, जितने बर्तन हम लोगों के पास थे वो सब लेके गंगा जी जाते थे। गंगा जी जहां वाटर फिल्ट्रेशन होता था, वहां से साफ पानी भर के उस बस में जाते थे और बस से पानी भर के लाते थे, पीने का पानी। पीने का पानी। तो ये एक, हम लोग अपने को इतना प्रिविलेज समझते थे कि देखो, जब पूरे मोहल्ले के लोग, आसपास के लोगों के पास पानी नहीं है और हम बस में पानी भर के ले आके आ रहे हैं, और हमारे घर के सामने बस आती है, हमें लेके जाती है और आती है। तो ये भी एक स्मृति है जो गंगा जी से जुड़ी हुई हाँ, है। और कितना आनंद इन जैसे मैंने कहा कि वो स्मृतियां पानी के अंदर जमा हुआ पत्थर हैं, थोड़ा सा आप कुरेदेंगे तो आपको उस दौर में लौट जाते हैं।